अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने 270 मिलियन लोगों को 270 से लेकर 302 मिलियन लोगों को गरीबी से ऊपर लेके आए हैं 10 साल में। यानी एक यूनाइटेड नेशंस की एक लकीर है पॉवर्टी लाइन, कि जो पॉवर्टी लाइन से यानी एक लिमिटेड इनकम है उससे कम में है तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। और पूरी दुनिया पे प्रेशर था, जिसमें चाइना ने सबसे कमाल दिखाया था कि सबसे ज़्यादा लोग चाइना के थे पॉवर्टी लाइन से नीचे। लेकिन पिछले 25 सालों में चाइना ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लोगों को गुर्बत की लाइन से ऊपर ले गए और अब तकरीबन चाइना इस मामले से आज़ाद हो गया है। पिछले 10 साल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के टेन्योर में इंडिया ने भी 270 से 302 मिलियन लोगों को गुर्बत से ऊपर ले गए हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश वो देश हैं जिनमें लोग तेज़ी से गुर्बत की लाइन से, पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहे हैं। इस वक्त जो बेघर लोग हैं ना, जिनके पास घर नहीं है, उसमें पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है। 8 मिलियन पाकिस्तानी बेघर हैं, सड़कों पर रह रहे हैं। 5 मिलियन 50 लाख बंगाली बांग्लादेश के लोग सड़कों पर रह रहे हैं। अफगानिस्तान 4.6 मिलियन। समझ में आता है अफगानिस्तान एक हालत जंग का कंट्री रहा है। फिर नाइजीरिया। टॉप 10 कंट्रीज़ में सिर्फ 2 कंट्रीज़ फिलीपीन और चाइना हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री नहीं है। चाइना में 2.5 मिलियन बेघर लोग हैं। बाकी इसमें भारत भी नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आप किन किन एहसानों का बदला चुकाएंगे। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में महिलाओं की ज़िंदगी के ऊपर मैं कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा। ये निदा किरमानी हैं, कराची से हैं, एक आर्टिस्ट हैं, एक एक्ट्रेस भी हैं और कई चीज़ें हैं। ये सोशल वर्कर हैं मेनली। इन्होंने अभी एक रिपोर्ट इशू की है कि लाहौर में सैकड़ों गेस्ट हाउस और होटल्स हैं ना, वो बाकायदा जिस्म बेचने के अड्डे हैं। नाम उनका गेस्ट हाउस और होटल्स हैं, लेकिन वो बाकायदा जिस्म बेचने के अड्डे हैं। मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, यूरोप में भी जिस्म फरोशी के अड्डे हैं। हॉलैंड में और कई कंट्रीज़ में लीगल हैं, जो इसलिए लीगल किए गए ताकि जो वर्कर्स हैं, जो सेक्स वर्कर्स हैं, उनको सिक्योरिटी मिले, उनको मेडिकल सिक्योरिटी भी मिले, और जो विजिटर्स हैं उनको भी मेडिकली ये हासिल हो कि लड़की सेहतमंद है। वहाँ बाकायदा मेडिकल टेस्ट होते हैं उनके, और उनको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लटका के रखना पड़ता है अपने कमरे में, ताकि आने वाले को यकीन हो कि हाँ ये साफ़ सुथरी लड़की है। इसके अलावा टैक्स पेयर हो जाती हैं, इससे सरकार को भी टैक्स मिलता है। कि आफ्टर ऑल जिस्म बेचने का काम तो पूरी दुनिया में हमेशा से होता आया है, तो लीगल होने से ये है कि सरकार को भी टैक्स मिलेगा और सेक्स वर्कर और उसके जो कस्टमर हैं उन दोनों को भी सिक्योरिटी हासिल होगी, कोई गलत चीज़ नहीं होती। लेकिन ये वाले जो लाहौर के गेस्ट हाउस और होटल्स जिसको सेक्स के अड्डे बनाए हुए हैं, ये एक्चुअली एक बॉन्डेज सेक्स है। बॉन्डेज सेक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे गरीब घरों की लड़कियाँ बाकायदा बेची जाती हैं, आके ये लोग बेच जाते हैं और फिर उन लड़कियों को बांध के रखा जाता है, बंद करके रखा जाता है, और फिर उसके साथ जो सलूक होता है वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना गैर इंसानी सलूक होता होगा। और थोड़े से पैसों में ये लड़कियां बेच दी जाती हैं और फिर उनके साथ जो सलूक होता है वो भयानक सलूक है और उस पर कोई आवाज़ नहीं उठती। और ऐसे हज़ारों नहीं तो लाखों नहीं तो हज़ारों लड़कियां इन सेक्स हाउसेस में बंद हैं। रावलपिंडी
इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, पंजाब के हर शहर में ये चीज़ें आम हैं। और मज़े की बात यह है कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ मदरसों में भी बच्चों के साथ क्या भयानक सलूक होता है ये दुनिया को पता है, जहाँ मस्जिदों में बच्चों के साथ क्या भयानक सलूक होता है ये भी पता है। आज से काफ़ी अरसे पहले मैंने एक जियो न्यूज़ की एक वीडियो लगाई थी जिसमें साफ बताया गया था कि पाकिस्तान में जो बच्चों के साथ, ख़ास तौर पर लड़कियों के साथ जो रेप और हैरेसमेंट होता है वो मेजॉरिटी उनके अपने रिश्तेदार करते हैं। बाप है, भाई है, मामू है, चाचा है, ये खुद करते हैं। और पाकिस्तान में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। हाँ, इस्लाम मौजूद है लेकिन इंसानियत पाकिस्तान में नहीं बची है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है। आज से 1.5 महीने पहले मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है। जब मैं अपने घर पर थी, सना नाम की लड़की और अरमान नाम का लड़का मेरे घर पर आए और मुझे मेरे घर से लेकर गए अपने फ़्लैट पे, मसियाल रोड पे क्रिस्टन कॉलोनी में उनका कोई फ़्लैट था। उधर मुझे लेकर गए। उधर लेकर जाकर उन्होंने मुझे मारा, मेरे बाल काटे और मेरी वीडियो भी बनाई। और उसके बाद वो मुझे बैरिया टाउन में किसी फ़्लैट में लेकर गए, फ़्लैट या स्पा में। तो उधर जाकर भी उन्होंने पिस्टल से डराया धमकाया और वीडियो भी बनाई। उधर भी वीडियो बनाई और धमकी भी दी कि अगर मैं दोबारा किधर नज़र आऊँगी तो वो लोग पिस्टल से मारेंगे या पता नहीं क्या। तो उस वक्त जब वो मसियाल रोड पे फ्लैट पर लेकर गए, उधर ये 4 लड़के थे, एक अरमान, एक दुरानी, एक मिठू और चौथे का नाम मुझे याद नहीं। बकाया जब मुझे पता चला कि इन्होंने मेरी वीडियो वायरल की, इन्होंने कोई वीडियो वायरल किया, मुझे लोगों से पता चल रहा है कि हाँ जी मेरी वीडियो वायरल हुई है, तो फिर मैं चाहती हूँ कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये चीज़ें पाकिस्तान में आर्मी को नज़र नहीं आती। अजीज़ दोस्तों, ये जो लड़की की आपने वीडियो देखी ना, ये एक 17 साल की लड़की है जो एक सैलून में, एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, या ये इसका अपना ब्यूटी पार्लर था। और इसमें एक आदमी घुस के जाता है और उसके साथ इतना गैर इंसानी सलूक। पहले तो मुस्कान नामी एक लड़की के साथ जाके आदमी उस लड़की को उठाता है और फिर इसके ऊपर टॉर्चर करते हैं और इसके बाल काट देते हैं। और पुलिस में जब ये लड़की गई तो उसकी FIR भी नहीं काटी गई। ये लड़की ने खुद आपको बताया कि अब वीडियो निकाल के कि जब मेरी वीडियो वायरल हो गई है तो मुझे मजबूरन ये स्टेटमेंट देना पड़ा। बताने वाले ये भी बताते हैं कि ये 111 इन्फेंट्री ब्रिगेड पाकिस्तान आर्मी का एक बंदा है जो कि आसिम मुनीर का रिश्तेदार है। ये खबरें हैं मुख्तलिफ। मैंने एक रिसेंट खबर इस हवाले से ये पढ़ी, पाकिस्तान की सरकार ने जो इस पर स्टेटमेंट दिया है कि हमने पकड़ लिया ये 2 अफ़गानी हैं। आजकल पाकिस्तान में जितने काम होते हैं ये अफ़गानियों को ऊपर डाला जा रहा है, हर चीज़ अफ़गानी कर रहे हैं। इससे पहले ये मुजाहिदीन थे, 2021 तक अफ़गानी मुजाहिदीन थे और इस्लाम के सिपाही थे और पाकिस्तान के लिए इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, फलान है ढुमकान है। लेकिन आज हर गलत काम अफ़गानियों के ऊपर डाला जा रहा है और फिर इसका नतीजा ये निकला है कि अफ़गानियों को पकड़ पकड़ के इस वक्त जो मारा जा रहा है और रिपोर्ट किया जा रहा है और उनकी जायदादें, इनका सामान सब लूटा जा रहा है और 2 कपड़ों के साथ इनको रिपोर्ट किया जा रहा है। ये अलग कहानी है। ये लड़की बता रही है, आपके सामने मैं वीडियो रख रहा हूँ, कि मुझे पाकिस्तान पुलिस ने मैं तालिबान से भाग के इधर आई थी क्योंकि मैं बुर्का और ये सब चीज़ें नहीं करना चाहती थी, तो मैं इधर आई थी। लेकिन मुझे पकड़ के पाकिस्तान की आर्मी के लोगों ने मारा, पीटा और फिर मुझे वापस अफ़गानिस्तान भेज रहे हैं। امروز محو خشونت علیه زنان است. پلیس پاکستان به جرم از اینکه پناه آوردیم به کشورشان، پناه آوردیم، مدافع حقوق زن هستم، مدافع حقوق بشر هستم. ببینین بشر به خاطر افغانی هستم، این وضعیت من است. به خاطر که یک زن افغان هستم، به خاطر حق خود میجنگم، به خاطر که به خاطر حق خود میجنگم. देखें, यूनाइटेड नेशंस के रेफ्यूजी
जो स्टेटमेंट है, जो इनका कन्वेंशन है, रेफ्यूजी कन्वेंशन, उसके मुताबिक ऐसे लोगों को आपने सियासी पनाह देनी है। और ये पाकिस्तान उस यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जिस हिसाब से ये चीज़ें कर रहा है, ये बदमाशी से कम नहीं है। अजीज़ दोस्तों, ये आपके सामने जो बैठा है ये इकरारुल हसन है, आर्मी का टट्टू। ये पहले ARY पे एक प्रोग्राम करता था सरेआम। उस प्रोग्राम में ये करता था कि ये स्टिंग ऑपरेशन करता था और सोशल बुराइयों को एक्सपोज करता था, लेकिन बाद में ये कंफर्म हो गया कई ज़रियों से कि ये स्टिंग ऑपरेशन एक स्टेज्ड ऑपरेशन होते थे, जिसमें ये जाता था और उनके ऊपर रेड करके फिर क्या करता था कि उनसे डिमांडें करता था अपनी, और अगर डिमांड पूरी नहीं होती थी तो वो प्रोग्राम दिखाता था। अक्सर तो ये पेड ऑपरेशन होते थे। ये इमरान खान की सरकार गिरने के बाद ये इसके अंदर लीडरशिप का भूत चढ़ा और इसने इमरान खान के ख़िलाफ़ खूब बोलना शुरू किया, जिस पे PTI वालों ने इसका खूब क्लास ली, सब कुछ हुआ। अब ये क्या किया इसने कि ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और उसमें दौरे करता है और वहाँ स्पीचेस करता है, और इसने अब एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान किया है कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी का प्राइम मिनिस्टर, अगर इलेक्शन जीत गए तो प्राइम मिनिस्टर मैं नहीं होऊंगा, एक आम आदमी होगा। मतलब पाकिस्तान में जिस किस्म के इलेक्शन होते हैं, इसमें ये, खैर वो मेरा टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि इसने 3 शादियां की। ये एक पॉपुलर न्यूज़ एंकर, अरबों रुपया कमाता है और धंधे इसके सारे चौपट हैं। इसमें इसने एक बहुत ही खूबसूरत इसकी बीवी थी, फिर एक और बीवी वो भी खूबसूरत, फिर एक और तीसरी, और तीनों साथ रहती हैं। मतलब आप जहन में खाका बनाएं कि एक आदमी की 3 बीवियां, यंग बीवियां, तीनों एक ही घर में रह रही हैं, वो आदमी क्या करता होगा, मुझे समझ में नहीं आता। अब सुना है कि अलग अलग घर भी दे दिए हैं कुछ। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, इसमें इसकी दूसरी बीवी की साथ इसकी शादी की एनिवर्सरी तीसरी बीवी मना रही है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में महिलाओं को किस तरह टॉर्चर किया जाता है। मतलब दुनिया की कौन सी औरत होगी जो अपने शौहर को बांटना चाहेगी? कभी आपने सोचा है? लेकिन पाकिस्तान में मजबूरी का ये हाल है कि 3 बीवियां एक दूसरे को बर्दाश्त कर रही हैं, एक शौहर को शेयर कर रही हैं। वैसे तो मैं पॉलीगेमी, दूसरी शादियों के सख्त खिलाफ हूँ, और मेरी समझ में, अक्सर मैं बैठ के सोचता हूँ कि मेरी समझ में नहीं आता। जैसे मैं घर में रह रहा हूँ, अपनी बीवी है, मेरे 3 बहुत प्यारे बच्चे हैं, मेरे अलमारी में कपड़े लटके हुए हैं, मुझे पता है कि रोज़ मुझे इधर आके सोना है, इधर खाना खाना है, मेरे बच्चे मुझसे डिमांड करेंगे, मैं अपने बच्चों से बातचीत करूँगा, सब कुछ होगा। मैं सोचता हूँ कि जिसकी 3 बीवियाँ होंगी, उसके थोड़े कपड़े एक घर में होंगे, थोड़े कपड़े एक घर में होंगे, थोड़े कपड़े एक घर में होंगे, तीनों घरों में इसके बच्चे होंगे। उस आदमी की कुत्ते जैसी जिंदगी नहीं है क्या, जिसको रोज एक हिसाब बनाना है कि मैंने आज इस घर में सोना है, आज उस घर में सोना है, आज इस घर में सोना है। मतलब खाना बदोश जैसी जिंदगी है उस आदमी की। उसको क्या मजा है सिवाय सेक्स के? और क्या मजा है कि सेक्स ही अलग अलग लड़कियों से आपको मिल रहा है ना, बाकी तो सब बच्चे अलग अलग हैं। कैसे आप अपना इमोशन कैसे शेयर करते हैं, आप अपना प्यार कैसे शेयर करते हैं, कैसे एक आदमी एक से ज़्यादा बीवी को संभाल सके, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। अजीज़ दोस्तों, ये एक इशू पाकिस्तान में इस वक्त हुआ है। पिछले कुछ दिनों से एयरपोर्ट से लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, भगाया जा रहा है। वो लोग ख़ास तौर पे जो सऊदी अरब, दुबई वगैरह के वर्क वीज़ा पे जाते हैं, उनको भी रोक के ऑफलोड कर दिया जाता है। वो बेचारे रो रहे हैं कि भाई हमें, एक मिसाल है कि एक आदमी किसी
जॉब पे जा रहा है सऊदी अरब, उसके पेपरों में कोई नुक्स निकाल के जो रिश्वत नहीं दे सकता उसको ऑफलोड किया जा रहा है। ये इशू बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे रोज़ ऐसे हंगामे के सीन नज़र आते हैं। तो ऐसे में हमारे आसिम मुनीर के टट्टू साला है या क्या है रिश्तेदार जो होम मिनिस्टर बना फिरता है, उसने कहा मैं जाता हूँ एयरपोर्ट पे। वो एयरपोर्ट पे गया और एक लड़का मिला इसको, वो सऊदी अरब ड्राइवर के वीज़ा पे जा रहा था, तो उसको ऑफलोड किया हुआ था। उसने शोर मचाया तो आसिम मुनीर पहुंच गया, बोला हाँ भाई तुम क्या कर मसला है? कहता है मैं ड्राइवर के जॉब पे सऊदी अरब जा रहा हूँ। बोला तुम्हारा सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? अब एक आदमी कभी सऊदी अरब गया ही नहीं, पहली बार जॉब के उस पे जा रहा है, ड्राइवर के जॉब पे, पेपर पक्के हैं, वीज़ा पक्का है। पाकिस्तान में जब वर्क वीज़ा लगता है ना तो एक प्रोटेक्टर की मोहर लगवानी पड़ती है। मैं भी जब पहली बार 20 साल की उम्र में सऊदी अरब गया 1984 में जॉब पे लिए, तो मेरे पास वहाँ से कफील से मेरे वालिद ने एक कंपनी का वीज़ा भिजवाया था। तो वो वीज़ा आ गया तो मैंने पहले सऊदी अरब की एम्बेसी से वीज़ा लगवाया और फिर मुझे एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है या पता नहीं कौन सी मिनिस्ट्री है, वहाँ से प्रोटेक्टर का स्टैंप लगवाना था, वो मैंने लगवाया और इसके बाद में गया। तो इसके पास भी सब कुछ था, तो आप उसको जाने दो। सऊदी लाइसेंस एक आदमी जब सऊदी गया ही नहीं है तो सऊदी लाइसेंस पाकिस्तान में थोड़ी बनता है। अब वो वहाँ जाएगा, उसका कफील उसको, इसके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है, वो पाकिस्तानी ड्राइविंग जानता है, सब कुछ है, वो जाएगा वहाँ पे, सऊदी कफील जो है उसका ड्राइविंग टेस्ट करवाएगा और वो पास होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आपको क्या मसला है भाई? वहाँ पे कफील फिर जॉब चेंज, जैसे मैं भी जिस वीज़ा पे गया था जिस कंपनी पे, वो मेरे फादर के दोस्त की कंपनी थी और मुझे वहाँ पे जाके जॉब ढूंढनी थी। मेरे फादर ने उससे कहा कि यार मेरे बेटे को वीज़ा दे दो। उसने अपनी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी थी, देहरान में थी, तो उसने मुझे एक कोई क्लरिकल पोस्ट का वीज़ा दे दिया था। मैं गया सऊदी अरब, फादर के पास ही रियाद में कुछ महीने रहा, जॉब हम ढूंढते रहे। मुझे रियाद बैंक जद्दा में जॉब मिली, मैंने टेस्ट दिए, टाइपिंग टेस्ट और ये सब, पास हो गया, वीज़ा चेंज हो गया, रियाद बैंक वालों ने वीज़ा चेंज करवा दिया, हो गया। ऐसे ही ये ड्राइवर जो जा रहा है, अगर इसका एक मिसाल है, ड्राइवर का काम नहीं होता, उसका लाइसेंस नहीं बनता सऊदी लाइसेंस, तो इसको उसका कफील का मसला है, वो उसको लेबर की जॉब दे देगा, कुछ भी दे देगा। इसको ऑफलोड करवा दिया होम मिनिस्टर ने खुद, क्योंकि इन बेचारों के पास जब रिश्वत के पैसे नहीं होते। ऐसी ही एक वीडियो देख रहा था, एक आदमी के पास लंदन का स्टूडेंट वीज़ा था। आजकल पाकिस्तानी स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, लंदन में असाइलम ले लेते हैं, गलत है। जब उसके पास लीगल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वीज़ा इशू किया है, आपने उसको ऑफलोड कर दिया, वो बैठा एयरपोर्ट पे रो रहा था, इसकी वीडियो वायरल थी कि मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो ये है कि पाकिस्तान में जितने गलत काम हों कम हैं, हमें नज़र आते हैं। अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं ज़रा बलूचिस्तान के हवाले से कुछ चीज़ें लगाऊंगा कि बलूचिस्तान में वापस बहुत ज़्यादा हमले शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान आर्मी के लिए कई एरिया नो गो एरिया बन चुके हैं बलूचिस्तान के। सिर्फ जहाँ पे दौलत है वहाँ पे पूरा कब्ज़ा किया हुआ इन्होंने। ये जैसे रेको डेक की जो माइन है, जहाँ सोना और कॉपर टनों के हिसाब से, हंड्रेड्स ऑफ टनों के हिसाब से ये निकाला जा रहा है, पाकिस्तान आर्मी ने मुसलसल निकाल रही है और बेचे जा रही है। और 50 बार ये सोने की कान बेच चुकी है। कभी ऑस्ट्रेलिया की कंपनी लेती है, कभी इंग्लैंड की कंपनी लेती है, अभी डोनाल्ड ट्रंप को इसकी वो किया है, अब वापस चूरन बेचा जा रहा है कि 7,500 लोकल लोगों को हम इस पे जॉब देंगे, यानी बलोचों को जॉब देंगे और $53 बिलियन पाकिस्तान इससे निकालेगा। अजीज़ दोस्तों, जब ये आसिफ जरदारी पहली बार प्रेसिडेंट था, बल्कि मुशर्रफ के दौर से ये रेको डेक का दौर मामला चल रहा है, कहानी $1 ट्रिलियन से हुई थी कि $1 ट्रिलियन का सोना निकलेगा, फिर पता नहीं कितने 100 बिलियन का सोना निकलेगा, अब आ गए हैं $53 पे।
53 बिलियन डॉलर पे, और 50 बार बेच चुके हैं। इंटरनेशनल कोर्ट्स में इसके केस चले हैं और क्या कुछ हुआ है मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊं। लेकिन बलूचिस्तान में मामलात क्या हैं, क्या आजकल के हिसाब से ख़ास तौर पे अफ़गान वार के हवाले से बलूचिस्तान का क्या रिएक्शन है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेहरान मरी की 4 मिनट की वीडियो। मेहरान मरी बलूचिस्तान के सबसे बड़े सरदार नवाब खैर बख्श मरी के बेटे हैं और उनके पॉलिटिकल वारिस हैं जो उनकी लेगेसी को आगे लेके चलते हैं। मैंने मेहरान मरी के साथ 2000 से 25 साल से मेरा राब्ता है। हमने यूनाइटेड नेशंस में साथ में काम किया है और दुनिया के कई मुल्कों में हमने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं एक साथ। करीब से जानता हूं मेहरान मरी को। बलूचिस्तान की मूवमेंट के लिए इन्होंने पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा दी और ये कंटिन्यूसली जवानी से मुसलसल बलूचिस्तान के राइट्स के लिए एक स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके सामने मैं इनका एक इंटरव्यू भी बहुत जल्द रखने वाला हूं। हमारी बातचीत हुई है पिछले दिनों फ़ोन पे और वो लंदन में ही रहते हैं, तो हम कुछ दिनों में मिलेंगे और इंटरव्यू में आपके सामने उनका रखूँगा। फिल वक्त ये टेक टीवी, ताहिर गोरा भाई के टेक टीवी पे इनका ये इंटरव्यू का 4 मिनट का पार्ट आपके सामने मैं रख रहा हूँ। Thank you very much, Aziz दोस्तों, for all your support. Kindly keep supporting. Balochistan, Pakistan's largest yet most neglected province, remains a region scarred by enforced disappearances, military crackdowns, and decades of resource exploitation. As Islamabad celebrates its first shipment of critical minerals to the United States, Baloch voices continue to warn that province's people remain excluded, unheard, and under siege. In this week's episode of Newsweek South Asia, we speak to Baloch leader Mehran Mari to understand the ground reality, the human rights crisis, and what these new geopolitical and economic shifts mean for the Baloch struggle. Hello, sir. Welcome to the show. So, my first question is, there are repeated cases of enforced disappearances, extrajudicial killings, and arbitrary detentions in Balochistan. How would you assess the current human rights situation in the province? The current situation is very grim, as it has been in the recent past. I think genocide is at full escalation. Ethnic cleansing has been order of the day. Crimes against humanity are committed in Balochistan by the Napak army and its intelligence agencies on a daily basis. I mean, now is a new trend of transnational aggression as well. As you can see, they have no respect for any boundaries or borders. In India, they commit atrocities. In Afghanistan, they're committing atrocities, and they're targeting Baloch refugees in Afghanistan now. I call it transnational aggression, and that's what it is. Military operations are often justified as measures to counter insurgency, yet many believe they have also curtailed political space and civil rights. How do you view the way these operations are being conducted on the ground? Actual reality on the ground is the Baloch people are struggling and striving for the restoration of their sovereignty, territorial integrity, and their basic human dignity and human rights. If Pakistan or Napak establishment of the army can label it something else and maneuver their narrative in a way that it simplifies our struggle, then we are not responsible for that, and think the world should not really heed any notice to Pakistani claims. Pakistan has sent its first ever shipment of rare earth and critical minerals to the US. But given the history of exploitation and neglect of Balochistan's natural resources, do you believe this new deal will benefit the local population in any way? Absolutely not. Since the occupation of Balochistan, the exploitation of resources is first and foremost priority of the Napak army and the establishment. They don't, I mean, of course, they need the landmass of Balochistan, they need the ports and everything else, but the looting of resources is their primary objective. While Islamabad profits from Balochistan's rich mineral resources, the province remains one of the poorest. How do you view this contrast in the context of human rights and economic justice? Now, Pakistan has thrived and flourished over the 70-80 years of its existence because of the occupation of Balochistan, Kashmir, Sindh,
Khyber Pakhtunkhwa, and at many times because of their meddling in Afghanistan. So it is a rogue cancer in the region which profits from other people's miseries, and it steals. It's a blatant usurper and thief of the region. They will try their utmost to maintain this occupation at any cost, because they do realize once we became independent and we regain our sovereignty, nobody will even look at Pakistan. Over the years, many Baloch activists, students and journalists have fled Pakistan seeking asylum abroad. What does this trend suggest about the prevailing environment in the province? There is no, lawful struggle in Balochistan for the rights of the Baloch people. Not the whole 40, 50 million people can run away from the country. We live in an open-air prison. We live in a garrison under curfew. We live in dire situations at the hands of the Napak army. People leave the country not primarily only to save their skin, but many people, as you realize, activists leave the country in order to highlight the situation in Balochistan, the grim conditions where the Baloch people live in. Thank you so